नमस्कार दोस्तों, आज हम धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण का अध्ययन करेंगे कि किसी धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर कितने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। बायो-सेवर्ट के नियम, है ना। तो हेडिंग दिया जाए कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम बायो-सेवर्ट ने संयुक्त रूप से अनेक प्रयोगों द्वारा अध्ययन करके पाया कि धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, और उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार बायो-सेवर्ट ने देखा कि किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश काफी लंबा चालक है, धारावाही चालक के किसी अल्पांश डेल्टा एल, इस अल्पांश की लंबाई क्या है, डेल्टा एल एक छोटा सा भाग डेल्टा एल के कारण किसी बिंदु पर इस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लिया जाए कि इस धारावाही चालक के अल्पांश डेल्टा एल से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु लिया गया है। स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश डेल्टा एल के कारण अल्पांश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान डेल्टा B है। तो तथा इस अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण थीटा है, और इस धारावाही चालक में I एम्पीयर की धारा बह रही है। ऐसे स्थिति में बायो-सेवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह पाया कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यह हम लिखेंगे कि माना किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश में एक छोटा सा भाग अल्पांश डेल्टा एल के कारण अल्पांश से स्मॉल आर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा P हो। तो डेल्टा B हो तो डेल्टा B इज प्रोपोर्शनल टू I। पहला ये
उन्होंने बताया कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात करके लिख सकते हो, अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, तीव्रता का मान अल्पांश के लंबाई के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मान अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। समीकरण ऐसे आगे उन्होंने बताया कि डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी अल्पांश एवं उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के साइन कष्ट में जा के समानुपाती होता है। अर्थात अल्पांश आपका ये है और मिलाने वाली रेखा है, इसके बीच में जो कोण है थीटा, इसके समानुपाती होता है। और लास्ट में उन्होंने बताया कि तीव्रता का मान अल्पांश और उस बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसे अर्थात तीव्रता का मान अल्पांश एवं उस बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। इस तरह से यदि इन चारों समीकरणों को आपस में मिलाया जाए तो हमें बायस-वर्ड का नियम प्राप्त होता है। हम चारों समीकरणों को मिलाने से समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से लिखा जा सकता है कि डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण बायस-वर्ड का नियम कहलाता है। उपरोक्त समीकरण बायस-वर्ड उपरोक्त नियम का वैसे प्रतिबंध, यहाँ प्रतिबंध इक्वल नहीं है,
इसलिए इक्वेशन नहीं कहोगे। प्रतिबंध 1, 2, 3 और 4 को मिलाने से डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। उपरोक्त प्रतिबंध बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। उपरोक्त प्रतिबंध ये जो मिला है यह बायो-सेवर्ट का नियम है। तो हम बायो-सेवर्ट को नियम के कैसे लिख सकते हैं? बायो-सेवर्ट को नियम से ऐसे लिखा जा सकता है, इस समीकरण के आधार पर बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश धारावाही चालक के किसी अल्पांश डेल्टा एल के कारण चालक के कारण अल्पांश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चालक में प्रवाहित धारा तीव्रता डेल्टा बी, अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल, चालक में प्रवाहित धारा I एवं अल्पांश एवं बिंदु, अल्पांश एवं उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होती है, समानुपाती होते हैं तथा अल्पांश एवं उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतनी बातें बायो-सेवर्ट के लिए मैं आपको लिख रहा होगा इसके आधार पर कि धारावाही चालक के किसी अल्पांश डेल्टा एल के कारण अल्पांश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी का मान अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I तथा अल्पांश व उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण साइन थीटा के समानुपाती होता है। जैसा कि आपने देख लिया है कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा एल साइन थीटा तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बायो-सेवर्ट का आपको नियम लिखना है तो इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेगी कि बायो-सेवर्ट ने ये बताया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम से जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ, जो संबंध प्राप्त हुआ, जिसको हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं, ये हमारा है डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा एल
साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही हमारा बायो सेवर्ट का प्रतिबंध यानी बायो सेवर्ट का नियम है और ऐसे आपको बताया भी जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, समानुपाती को हटा के एक को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो समानुपाती को हटा के हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा बी इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखेंगे μ0/4 पाई, एक नियतांक है आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये नियतांक है, ध्यान देना। जहां μ0/4 पाई इक्वल टू नियतांक μ0 को आप समझ रहे हो, 4 पाई आप जानते हो। μ0 क्या है, μ0 इक्वल टू निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। और इसकी वैल्यू होती है μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इस तरह से ये हमें एक फार्मूला प्राप्त होता है जिसमें μ0 के बारे में बताया गया कि निर्वात की चुंबकशीलता μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। μ0 का अभिनय सूत्र सर, इससे पहले एक चीज और जान लें कि ये आपका परिमाण है। ये क्या है, परिमाण। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, जो बी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक परिमाण है। इसको हम सदिश रूप में भी दिखा सकते हैं। सदिश रूप में बायो सेवर्ट इस फार्मूले का सदिश रूप क्या होगा, ध्यान दो। सदिश रूप में दिखाने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4 पाई, इसके बाद आई डेल्टा एल आर साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आर क्यूब। देखिए हमने आर का गुणा करके आर का भाग दे दिया, आर क्यूब। अब डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4 पाई, एक कांस्टेंट हमारा आई। अब इसको लिखेंगे डेल्टा एल और आर साइन थीटा को लिखा जा सकता है डेल्टा एल क्रॉस आर बटा आर क्यूब। ये बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म है। अगर हम बायो सेवर्ट के नियम को सदिश के रूप में दिखाना चाहते हैं तो ये आपका ये परिमाण का मान है, डेल्टा बी का आंकिक मान है। इसको परिमाण भी कह सकते हो या केवल डेल्टा बी भी कह सकते हो, डेल्टा बी इक्वल टू भी कह सकते हो, या इसका मैग्नीट्यूड केवल परिमाण है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये सदिश है, दिशा भी है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी है। इस तरह से अगर यहाँ देखा जाए कि डेल्टा एल क्रॉस आर जो आपका मिला है, डेल्टा एल क्रॉस आर ये हमें बताता है कि एल डेल्टा एल इंटू आर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, इसके डायरेक्शन के बारे में बताता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हमारा डेल्टा एल ये है, मान लो चलो डेल्टा एल हमारा ये है और आर हमारा ये है, तो इसका परिमाण कैसे मिलेगा, आर से एल की तरफ, आर से एल की तरफ, तो मैग्नीट्यूड अंदर की तरफ ऐसे होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी। लेकिन यहाँ बस हमें बायो सेवर्ट का फार्मूला हमारा ये है, जो परिमाण निकालना है डेल्टा बी बराबर निकालना, ये हमारा फार्मूला है। और दिशा के लिए हम और नियम बताएंगे कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकाली जाती है। दिशा के लिए आपके दाहिने हाथ के हथेली का नियम है, राइट हैंड पाम रूल। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के पेंच का नियम है, दाहिने हाथ के पेंच का नियम है। इसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर बिंदु P पर निकालने हैं तो इसके लिए नियम है, आप आगे आपको बताए जाएंगे। लेकिन धारावाही चालक के किसी अल्पांश डेल्टा एल के कारण, एक छोटे से भाग के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है
उसका परिमाण यही होगा म्यू 0 बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जहां आपको म्यू 0 के बारे में बताया गया। लेकिन कभी कभी इसका अगर सदिश रूप आपको चाहिए, चूंकि डेल्टा बी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, सदिश भौतिक राशि है, क्योंकि क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण डेल्टा बी सदिश भौतिक राशि, इसलिए इसे वेक्टर के रूप में भी दिखाने की अगर जरूरत हो पड़ती है जरूरत, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ये तरीका है आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से ये जो है बायस-सेवर्ट के नियम का आपका क्या है, सदिश रूप है। तो आओ आगे चलते हैं। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि म्यू 0 तथा एप्सिलॉन 0 में संबंध, म्यू 0 तथा एप्सिलॉन 0 में संबंध। जैसा कि आप जानते हो कि म्यू 0 आपकी क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है, इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, ये दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं। निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब आपको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू के लिए, जैसा कि आप जानते हो कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो आओ निकाल लिया जाता है। आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻⁹ ये होता है। अब एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन 0 को उधर ले जाओ तो 1/4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10⁻⁹, 9.0 इंटू 10⁻⁹। इससे उधर जाएगा, इधर आ गया, एप्सिलॉन 0 उधर गया तो यहाँ गया, इसकी वैल्यू है। और इसका मात्रक क्या होता है, ऐसे देखो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मात्रक के लिए एप्सिलॉन 0 को इधर ले आओगे, ये इसका कोई यूनिट नहीं होती है। थोड़ा साफ देखो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको मात्रक किसका चाहिए, एप्सिलॉन 0 का, तो एप्सिलॉन 0 को यहाँ ले आओ। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई मल्टीप्लाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू F। तो इसका मात्रक होगा कूलॉम स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन गुणी मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहाँ ये यूनिट लिख सकते हो कि ये होता है आपको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 1/4 पाई इंटू 9.0 10⁻⁹ कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मिल गई आपको। अब आप ये देखिए, इसमें संबंध आपको निकालना है कि म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में हमारा क्या संबंध है। तो आओ हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इक्वल टू म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इक्वल टू म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई करोगे 1/4 पाई 9.0 10⁻⁹। अब यूनिट देखो, न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाई कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन
मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन से न्यूटन काट दो। अब आगे हम देखते हैं कि म्यू जीरो इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो, ये कट जाएगा, क्या होगा, सॉरी, म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1/9.0 इंटू 10 पावर 9, यह है 7 आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। हमारी यूनिट बची कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1/3.0 10 पावर 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब कूलम्ब को स्क्वायर, कूलम्ब को लिख सकते हो कि एम्पियर स्क्वायर गुणे सेकेंड स्क्वायर। हाँ, क्यों, क्योंकि Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, कूलम्ब बराबर एम्पियर मल्टीप्लाई सेकंड, एम्पियर स्क्वायर टू सेकंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर, तो इनटू एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। तो इस तरह से एम्पियर स्क्वायर से कट जाएगा, तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1/c स्क्वायर। अब क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर या 1/मीटर प्रति सेकेंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो आप ये देखते हो कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू c क्या है, प्रकाश की चाल, c इक्वल टू 3.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सम्मिलित रूप से लिखा जा सकता है से मीटर। देखिए एक चीज, तो हम ये देखते हैं कि म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो ये बताता है कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1/c स्क्वायर तथा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की यूनिट की इकाई क्या होगी, कि इकाई बराबर 1/मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू लेकर के अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें ये मिलता है कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो के वैल्यू 1/प्रकाश की चाल के वर्ग के बराबर होती है, और म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की जो यूनिट है वो इतनी होती है। अगर c स्क्वायर बराबर लिखोगे, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दो, c स्क्वायर तो 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, तो c स्क्वायर 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है प्रकाश की चाल के वर्ग के बराबर, और यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का ये यूनिट होगी। तो इस तरह से हम म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो के बारे में हम संबंध निकालते हैं, तो हमें यही मिलता है कि म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो का गुणनफल प्रकाश की चाल के वर्ग के समानुपाती होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, प्रकाश की चाल के वर्ग के समानुपाती होता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी यूनिट है, अलग अलग लिखा जाए तो ऐसा है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि बायो-सेवर्ट का हमारा जो नियम मिला था, इसके आधार पर, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर, चूंकि बायो-सेवर्ट ने धारावाही चालक के एक छोटे से पार्ट के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने के लिए नियम दिया था, तो उस नियम के आधार पर हम चाहें तो किसी भी तरह का आपका धारावाही चालक हो, चाहे कुंडली हो, उसमें कई सिंगल फेरो वाली कुंडली हो यानी लूप हो, या कई फेरो वाली कुंडली हो, तो उसके कारण उसके सेंटर पर अक्ष की स्थिति में, तमाम स्थितियों में हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बायो-सेवर्ट ने जो नियम दिया वो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसके दिशा निकालने के लिए हमारे पास 3 नियम है, हम आज इसको समझ लेते हैं, फिर अगले टर्न पर आपको लिखवा देंगे। ये नियम ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको अगर निकालनी है तो उसके लिए पहला नियम है
उसके लिए पहला नियम है दाहिने हाथ के हथेली का नियम। मान लो ये आपका धारावाही चालक था, मान लो ये आपका धारावाही चालक था, इसका अल्पांश डेल्टाएल ये है, तो इसके कारण आपको दिखाया गया था किसी बिंदु P पर, मान लो बिंदु P हमारा ये है, ये हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अल्पांश इसको मिलाने वाली ये कोण थीटा है। तो पहला नियम हमारा ये है कि दाहिने हाथ के हथेली का नियम। दाहिने हाथ के हथेली का नियम ये कहता है कि आपको दाहिने हाथ के हथेली को इस तरीके से फैलाना है। कैसे फैलाना है कि अंगुलियां और अंगूठा, ये अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में होना चाहिए तथा अंगुली उस बिंदु को इंगित करे या उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर अंगूठा धारा को बताता है, मैंने अंगूठों को हम कहाँ रखना है, हमें धारा की दिशा में रखना है, अंगुलियों को कहाँ रखना है, उस बिंदु की ओर रखना है जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल, ये जो आपका सरफेस है हथेली का तल है, इसके लंबवत ऊपर की ओर होगी या हथेली के धक्का देने के दिशा में होगी, हथेली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी ऐसे। तो आओ हम देखते हैं कि अगर हमें यहाँ निकालना है, हमने धारा हमारी कैसे जा रही है, धारा हमारी ऐसे जा रही है, कंडक्टर में धारा आई हमारा ऐसे बह रही है। अगर हम यहाँ पर इस धारावाही चालक के एक छोटे से पार्ट आपका जो PQAB है, मान के चलो ये भी है, इसके अल्पांश डेल्टा एल के कारण हमने डेल्टा P तो बायोसोट ने हमें नियम दे दिया, फॉर्मूला दिया, डेल्टा P तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन बिंदु P पर हमें क्या निकालने है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है। तो इसके लिए दाहिने हाथ का हथेली का नियम यही कहता है कि चालक में बहने वाली धारा की दिशा को में अंगूठा करो तथा इसको उस बिंदु की तरफ करो। तो हथेली के तल के लंबवत, तो एक लंबवत की तरफ अंदर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर कहाँ होगी, अंदर की तरफ। तो जब अंदर की तरफ होती है तो अंदर की तरफ को हम कैसे दिखाते हैं, मान के चलो ये हमारी तीर है, जब तीर धंसेगी तो लास्ट में इसकी पूंछ बचेगी और पूंछ बचेगी तो हमें आगे पीछे से क्रॉस दिखाई देगा। तो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी तो इस पॉइंट पर क्या होगा, क्रॉस होगा। ऐसे ही अगर हम अल्पांश के कारण यहाँ मान लो यहाँ थीटा डिग्री के कोण पर कोई बिंदु ले ले, मान लो उतनी ही दूरी पर हमने ले लिया है, ये भी थीटा डिग्री है। सेम परिस्थिति में यदि हम देखें या किसी अन्य परिस्थिति में देखें, दूरी घटा बढ़ा के भी, थीटा को भी घटा बढ़ा के देखें तो परिमाण का मान तो जरूर परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन दिशा के बारे में वही नियम लगेगा जो दाहिने हाथ की हथेली का नियम यहाँ लगाए थे, वो नियम हम यहाँ भी लगा सकते हैं। ऐसे हमने क्या किया था, हमने ऐसे रखा था ना, धारा ये थी, ये चुंबकीय क्षेत्र के जहाँ ज्ञात करना उसको बता रहे तो अंदर की ओर आया। अब आइए देखते हैं धारा की दिशा ये है और ये उंगलियां क्या बता रही हैं, उस बिंदु को इंगित कर रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, यानी बाहर की ओर होगी। तो जब तीर बाहर निकलेगी तो इसका ये पॉइंट दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, बस तीर निकलने वाली है तो ये पॉइंट दिखाई देगा। तो हम कहें बस तीर आ रही है, इसलिए यहाँ दिखाते हैं डॉट, यानी स्पष्ट है कि यहाँ बायोसेवर्ट के इस डायरेक्शन में अगर लेना है तो हथेली के तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगी और इस डायरेक्शन में व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। तो हम कैसे दिखा रहे हैं, देखो ऐसे इधर अंदर की तरफ, ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कंडक्टर के चारों तरफ ऐसे बनेगा। तो इस तरह से हमने दाहिने हाथ के हथेली का नियम देख लिया। इसके बाद 2 अन्य नियम हैं, फिर अगले टर्न पर उनको आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।